हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम क्या पढ़े थे? फ्रिक्शन। उससे पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमें कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए प्लीज़। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको सजेशन लग रहा है, कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो और बना सकूं और अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो कि आपको बहुत ही हेल्प रहेगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। इसके बाद हम लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स की भी क्लास लेने वाले हैं जो कि बहुत एक टफेस्ट सब्जेक्ट मानते हैं कई लोग। तो आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उसके हिसाब से मैं अगला क्लास लेने का भी सोचूंगा। चलिए, तो लास्ट क्लास क्या था? फ्रिक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। फ्रिक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट और फ्रिक्शन 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 का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर से थोड़ा सा बहुत इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे आज स्टैटिक मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ये मान लो कोई बॉडी ए है और आप लोग खुद बताइएगा इसका ये आप लोग क्या है, आप लोग कितना समझें इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये क्या है? सरफेस पर रखा हुआ बॉडी ए और इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस जो है 0.1 और इसका जो वेट है ये है आपका 2000 न्यूटन। सेम ही कल जैसा कुछ है और इसमें पी फोर्स से इसको खींचा जा रहा है जो कि है 100 न्यूटन। ये पहला केस है। दूसरा केस है केस ए व्हेन P इक्वल टू 100 न्यूटन। केस बी व्हेन P इक्वल टू 200 न्यूटन। केस 3 व्हेन P इक्वल टू 250 न्यूटन। अब आपको ये बताना है इसमें कि कौन कौन से केस में बॉडी का कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है बॉडी का। स्टेट मतलब कि बॉडी स्टैटिक में है कि मोशन में है कि इम्पेंडिंग मोशन है। आपको इसको देख के बताना है कि P के 3 वैल्यू दिए हैं हमने 1 2 3 100 200 और 250। इसमें आपको बताना है कि बॉडी का हर फोर्स के कंडीशन में बॉडी का क्या स्टेट है, मतलब वो मोशन में है, मूविंग कंडीशन में है या रेस्ट कंडीशन में, स्टैटिक में है कि डायनेमिक में। कुल मिला के बताना है आपको। तो कैसे पता चलेगा आपको कि क्या है ये? अगर मान लो मैं फोर्स 100 लगा रहा हूँ, पहला केस देखा जाए तो क्या ये बॉडी मोशन में आ जाएगा? क्या ये स्टैटिक रहेगा? क्या इम्पेंडिंग मोशन? अच्छा, इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है ये पहले मैं बता देता हूँ। इम्पेंडिंग का मैं वर्ड बार बार ले रहा हूँ। इम्पेंडिंग मोशन मतलब है जस्ट स्टार्ट मूविंग, जस्ट स्टार्ट या फिर जस्ट ट्राई टू मूविंग जस्ट ट्राई टू मूविंग मतलब मूविंग स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट अब मूविंग करने वाला है। समझ में आ रहा है? ये है मूविंग। इसमें फोर्स जैसे लगाए तो जस्ट अब क्या है, जस्ट अब ट्राई टू मूविंग, जस्ट तुरंत स्टार्ट होने ही वाला है। कहना मतलब ये, इसको बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। अभी चालू भी नहीं हुआ, नहीं रुका है वो, इस कंडीशन में कि अब जस्ट क्या करेगा, मूविंग करना शुरू कर देगा। है ना? तो समझाऊंगा अभी और अच्छे से एक बार। इम्पेंडिंग मतलब समझ लेना, जस्ट ट्राई टू मूव। जस्ट मतलब स्टार्ट टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव। अब तुरंत ही क्या करना है, स्टार्ट करने वाला है। स्टार्ट हुआ नहीं है,
जस्ट स्टार्ट करने वाला है स्टेप का। जैसे आप गाड़ी में भी गियर लगा के एक्सीलेटर देते हो, सॉरी गियर लगा के ब्रेक दबा के रखे रहते हो, जैसे आप ब्रेक छोड़ते हो तो क्या होता है, गाड़ी मूविंग करने लगता है, उसी हिसाब से समझ लो। जब सब रेडी हो गया बस अब स्टार्ट करना बचा है, इसको बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। तो आप लोग को बताना है इसमें कि केस 1 में क्या रेस्ट में रहेगा या इम्पेंडिंग मोशन, पेंडिंग रहेगा या फिर मोशन में रहेगा। ये आपको 3 कंडीशन है। अब बताना है कि इफ p इक्वल टू 100 द बॉडी विल रेस्ट इन पेंडिंग मोशन और इन द ऑलरेडी इन द मोशन। कैसे पता करेंगे आप? अब कल ही का ही कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें फिर से। देखो इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ पे FBD बनाते हैं, FBD है ना। फ्री डायग्राम सबको बनाने आता है। सपोर्ट हट जाएगा, उसके बदले क्या आ जाएगा, सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा। ये आपका 200 न्यूटन है। ये अगर ये बॉडी इधर फोर्स लगा रहा है तो उसका अपोजिट में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एन, है ना। खाली फ्रिक्शन फोर्स आप लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। और इधर क्या है, पी हमको मालूम नहीं है, हर बार चेंज हो रहा है, अलग अलग केस के लिए अलग अलग पी लिखेंगे। पी है ना, पी तो लिख दिए देखो पी। और कुछ फोर्स लगेगा नीचे से, रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जो कि बोलते हैं एन से डिनोट करते। नॉर्मल रिएक्शन एन से, आर से रिएक्शन बोलते थे, अब नॉर्मल रिएक्शन इसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इसलिए एन शो कर रहे हैं। इसमें कोई क्या है परेशानी हो रही है, कुल मिलाकर आर ही है। क्या है ये, आर ही है, रिएक्शन फोर्स ही है, जो कि सरफेस लगा रहे किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। लेकिन हम लोग अभी एन लेके चलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। पी क्या है, अप्लाइड फोर्स है। अब इस पर हम लोग कैसे निकालेंगे, एन क्या हो जाएगा बताओ। समेशन एफ एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस पी प्लस एफ इक्वल टू 0। तो एफ बराबर क्या होगा, पी। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, पी आ रहा है। और समेशन एफ वाई लिखेंगे तो क्या आएगा, चलो अच्छे से लिख देते हैं ना, ताकि आप लोग स्टार्टिंग में क्या अभी थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, इसलिए पूरा डिटेल ही लिखना जरूरी है। इक्वल टू 0 लेते हैं, एफ इस प्लस डायरेक्शन में तो एफ प्लस, और ये माइनस डायरेक्शन में तो माइनस पी इक्वल टू 0। देन फ्रिक्शन प्रेस इक्वल टू पी। ठीक, एक निकल गया हमारा, इसमें पी वाला कल जैसा कल बनाया था वैसे ही। समेशन एफ आई इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, नीचे कितना काम, ऊपर कितना है एन प्लस एन, और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 2000 नीचे की ओर है, इक्वल टू 0। तो एन हमारा कितना निकल रहा है, एन यहाँ पे लिख देते हैं, दिख रहा है क्या, नहीं शो हो रहा है ना, तो एन यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखो एन इक्वल टू कितना है, 2000 न्यूटन। तो एफ निकाल दिए हम लोग, क्या निकाल दिए, एन भी निकाल दिए। फ्रिक्शन फोर्स पी के बराबर जितने अप्लाइड करेंगे उतने फ्रिक्शन पी होगा। नॉर्मल रिएक्शन एन हो गया। एक और चीज निकालते हैं हम लोग, क्या, वो निकालते हैं फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एस इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एस इंटू एन। ये क्या है, मैक्सिमम फोर्स, सॉरी मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द सरफेस है ना। ये इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स सरफेस में दम नहीं है कि लगा दे, इतना ही सबसे मैक्सिमम होगा। तो 0.1 इंटू 2000। तो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना निका, 200 न्यूटन। इतना ही मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। 3 चीज पता चल गया हमको, नॉर्मल पता चल गया है ना, और फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, और क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पता चल गया। तीनों को वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। चलो अब चलो यही तो सॉल्व करते हैं। मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है ये, 200 न्यूटन। अब पहला केस 1 में देखो, केस 1 में क्या हो रहा है, देखो केस 1 पी इक्वल टू 100 लग रहा है, तो 100 न्यूटन से बल से क्या कर रहे थे, इधर खींच रहा है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है इधर, 200 न्यूटन लगाने के इसको दम है। मतलब ये आगे बॉडी बढ़ेगा क्या। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, पी के बराबर लग रहा है, मतलब 100 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 100 ही न्यूटन होगा। लेकिन ये बॉडी आगे बढ़ेगा कि नहीं, ये बात है ना। तो बाकी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसको कितना न्यूटन तक वो रोक सकता है, 200 न्यूटन तक क्या कर सकता है, बॉडी को ये रेजिस्ट कर सकता है। तो 200 न्यूटन अगर मैक्सिमम फोर्स है तो ये तो 100 ही लगा रहे हैं अपन, तो बॉडी क्या होगा, मूव नहीं होगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अगर कोई पूछा है कितना लग रहा है, तो 200 आप नहीं बोलेंगे। इसमें अगर ये रेस्ट कंडीशन में पता चल गया हमको मैक्सिमम फोर्स कितना लगा रही है, 200,
अपन अप्लाई फोर्स 100 है तो बॉडी तो क्या होगी, रेस्ट में होगी कि इम्पेंडिंग होगी कि मोशन में होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स कम है, पीछे ज़्यादा फोर्स है, तो क्या हो जाएगा, बॉडी क्या होगी हमेशा, इस कंडीशन बॉडी, फर्स्ट कंडीशन बॉडी रेस्ट में रहेगी। और रेस्ट में मतलब स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक के लिए एफ एक्स एफ आई हम लोग करते हैं तो एफ और क्या निकलता है पी, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स 100 ही होगा लेकिन बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। सेकंड में आते हैं, सेकंड में आते हैं पी हम 200 लगा रहे हैं। अब 200 जब लगाए यहाँ पे तब देखिए क्या हो रहा है, 200 लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना जनरेट होगा 200, लेकिन मैक्सिमम कितना है इसका रोकने की शक्ति 200 ही है। अब बॉडी रुकेगा कि चलेगा कि क्या होगा, जितना फोर्स, जितना फ्रिक्शन फोर्स दम रोकने का सरफेस का उतना ही हम लोग क्या लगा दिए, फोर्स अप्लाई कर दिए 200 उल्टी डायरेक्शन। तो अब क्या होगा, बॉडी चलेगा दोनों तो बराबर हो गया, तो बस वही है इम्पेंडिंग मोशन। मतलब अब जस्ट ट्राई टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव, अब स्टार्ट होगा। अब 200 इसको लगा दे इधर 200 न्यूटन, अब क्या होगा इसका, अब क्या होगा कि ये बॉडी तुरंत क्या होगी, मूव करना शुरू हो जाएगी। मूव होगा नहीं, शुरू होगा, मतलब जितना बराबर हो गया अब इसमें हल्का से फूंक देंगे तो उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा मतलब इस डायरेक्शन मूव होने लगेगा, मतलब बराबर हो चुका है, दोनों फोर्स क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अभी इम्पेंडिंग मोशन में जस्ट ट्राई टू मूव, अब हल्का से भी, अब 0.1 न्यूटन भी फोर्स अगर लगा देते हैं, 0.001 भी लगा देते हैं तो क्या होगा, फोर्स बॉडी क्या होगा, इधर मूव करने लगेगा। आ रहा समझ में, इस डायरेक्शन में अगर आप 0.00 न्यूटन फोर्स लगा देंगे या हल्का से भी टच भी कर देंगे तो क्या होगा, मूव करने लगेगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, उसके बराबर हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स कुल मिला के देखा जाए तो 0 हो गया, मतलब जितना फोर्स में लग रहा था उतना ही फ्रिक्शन फोर्स अपन क्या करते हैं, अप्लाई कर दिया उतना ही फोर्स, तो 0 हो गया लगभग, वो 0 हो गया। मतलब अब क्या होगा, बॉडी इम्पेंडिंग मोशन में आ गया, मतलब जस्ट ट्राई टू मूव। अब हल्का से फोर्स लगाएंगे तो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ये इम्पेंडिंग मोशन कहने मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स, जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है उतना ही फोर्स आप अगर लगा दिए तो उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन, है ना। कि अब क्या होगा, जस्ट ट्राई टू मूव, मूव नहीं करेगा, अभी भी स्टैटिक कंडीशन में ही है, मूविंग नहीं बोलेंगे इसको, ये भी स्टैटिक है, बस इम्पेंडिंग इसको बोलते हैं, स्पेशल नाम है इसका इम्पेंडिंग मोशन, जस्ट ट्राई टू मूव, राइट। तो अभी किस कंडीशन में आ गया, ये रेस्ट में भी नहीं है मोशन, ये इम्पेंडिंग मोशन कंडीशन में, सॉरी इम्पेंडिंग मोशन है ना, जस्ट ट्राई टू मूव, अब मूव होने ही वाला। अब तीसरी कंडीशन में क्या कर दिया हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा यहाँ पे, अब 200, इधर 200 न्यूटन, इधर भी क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन है, इधर भी 200 ही न्यूटन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स 200 न्यूटन है। अब P इक्वल टू 250 न्यूटन आ गया, क्या आ गया, 250 न्यूटन आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, तो मैक्सिमम फोर्स कितना रोक रहे थे 200 से, अब कितना आ गया 250, तो अब बॉडी मूव होगा कि रुकेगा कि इम्पेंडिंग मोशन है, सिंपल सी बात है। अब क्या मूव, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा फोर्स लगा दिया, मतलब वो क्या करने लगेगा, बॉडी मूव करने लगेगा। तो ये हो गया मूविंग कंडीशन, इम्पेंडिंग कंडीशन, ये रेस्ट कंडीशन, राइट। समझ में आ गया कहने का मतलब क्या कहना चाहता था मैं। अब ये कितने फोर्स आगे मूव करेगा बताओ, ये 250 लगा है इधर, 250 लगा है इधर, और फ्रिक्शन फोर्स 200 उधर घट गया, 200 इधर डायरेक्शन लगा, तो टोटल कितना 50 न्यूटन के फोर्स से ये आगे बढ़ेगा। 200 तो कौन खा गया, फ्रिक्शन खा गया, तो सिर्फ बचा कितना 50, तो 50 न्यूटन के फोर्स से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा ना, मूव करना शुरू करेगा। तो ये हो गया मोशन कंडीशन, ये हो गया आपका क्या इम्पेंडिंग कंडीशन, और ये हो गया आपका रेस्ट कंडीशन। ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन में कैसे लगाते हैं, क्या है एक्चुअली फ्रिक्शन का मतलब, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाई बाय द सरफेस, फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। 200 न्यूटन लग रहा है, तो इससे अगर ज्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तभी क्या होगी, बॉडी मूव करेगी, या फिर इसके बराबर लगाएंगे तो बॉडी ट्राई टू मूव करने स्टार्ट करने वाली है, करना ही शुरू कर देगी, है ना। जस्ट ट्राई टू मूव होने लगा, 200 न्यूटन लगा दिया तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स जब भी लेते हैं, ये क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है ना। इतना कम से कम इतना फोर्स आपको एफएस मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स चाहिए अगर बॉडी को आप क्या कराना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं। तो इससे ये हमेशा म्यू इंटू एन जो यूज होता है, म्यू इंटू एन जो फार्मूला, ये फार्मूला जो कभी भी यूज होता है, ये क्या बताता है आपको, इतना फ्रिक्शन फोर्स आपको चाहिए क्या करने के लिए, बॉडी को मूव कराने के लिए, बॉडी को स्टैटिक कंडीशन से डायनेमिक कंडीशन के लाने के लिए। यह है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, इतना फोर्स आपको चाहिए। जब भी आप ये फार्मूला लगा के लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स निकालने समझ जाने कि आप मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना मैक्सिमम फोर्स आपके पास है जिसको ओवरकम करना पड़ेगा अगर बॉडी को आप क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है।
ये मैं आपको बताना चाहता था बस। तो ये पहला कंडीशन में क्या हो गया, बॉडी रेस्ट, फ्रिक्शन फोर्स कितना है आपका 100 न्यूटन। दूसरा कंडीशन में जब आते हैं हम, बॉडी इज इम्पेंडिंग जस्ट ट्राई टू मूव, इम्पेंडिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा 200 न्यूटन पूरा फोर्स। यही मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स था जितना P = 100, और यही आपका क्या था म्यू एन भी था ये, ठीक है। तीसरा कंडीशन में क्या हो गया, बॉडी मोशन करने लगा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अब मोशन में आ गया, तो अब फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला निकालने का, अब क्या मोशन में आ गया तो आप Fx और Fy = 0 नहीं लगा सकते, उससे आप अब P = फ्रिक्शन फोर्स नहीं निकाल सकते, है ना। Fx Fy जब लगाते थे किसके लिए था वो, Fx = 0, Fy = 0 लगाते थे किसके लिए निकालते थे, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए फार्मूला है ना। तो गाड़ी तो अभी हमारी जो बॉडी जो है क्या है, अभी मोशन में है, स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर 250 मत कर देना या 50 मत कर देना। तो क्या आएगा फ्रिक्शन फोर्स, इसके लिए फार्मूला हो जाता है आपका मोशन के लिए म्यू × K × N। बॉडी ऑफ मोशन में आ गया तो जो म्यू क्या होगा, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, म्यू के वो लगेगा, म्यू के वैल्यू दिया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा मोशन में बॉडी है तो म्यू के का वैल्यू दिया रहेगा, म्यू एस का वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको आवश्यकता अनुसार वैल्यू चूज करना है। 0.1 है तो 0.05 हो सकता है, ये होगा। तो अगर आपको देखना बॉडी अगर मोशन में है, जब डायनेमिक पढ़ेंगे उससे में आएगा ये, तो आपको वैल्यू कौन सा रखना है, म्यू के का रखना है। बॉडी स्टैटिक में तो म्यू एस का वैल्यू रखना है, तो ये आपको ध्यान देना है। म्यू के क्या है, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आप डायनामिक पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे उसको, है ना। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा उस समय। और अब क्या होगा, स्टैटिक वाला कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आई होप ये आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया है, फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ, चलिए। चलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स में मैंने जो दो ही तीन चीज़ इसमें क्या है इम्पोर्टेंट है, पहला स्टैटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स, इससे क्वेश्चन आते हैं, तीसरा एक आता है ट्रसेस, है ना। तो ये स्टैटिक का ही क्या है पार्ट है। ट्रस देखोगे आपको स्टैटिक ही रहता है, मतलब वो डायनेमिक कंडीशन नहीं रहता है। तो ट्रस और स्टैटिक लगभग एक ही चीज़ है ना। तो ये मेन मतलब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन ही टॉपिक जो है आपका क्या है, और छोटा मोटा काइनेटिक्स भी आता है ना, काइनेटिक्स। तो ये चारों टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मैकेनिक्स से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है गेट में। तो आप लोग अभी स्टैटिक चल रहे हैं, इसको डायनेमिक मेन क्या स्टैटिक आपको बेसिक्स पढ़ाया, इसलिए आपको लेट हो रहा है, ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि इसी के बेस पे स्टैटिक्स के बेस पे डायनेमिक्स है, इसमें ट्रसेस है, काइनेटिक्स है। तो सबसे आपको क्या है, हम लोग बेस क्लियर कर रहे हैं कि बेस क्लियर करने के लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा और ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं तो आप आगे का कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं पाएंगे। EM अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे डिपेंडेंट क्या क्या सब्जेक्ट हैं, मॉस, डायनेमिक ऑफ मशीन, मॉस, डॉम, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, डायनेमिक ऑफ मैकेनिक्स, सॉरी डायनेमिक ऑफ मशीन, ये सारे हैं, मशीन डिजाइन, MD। तो ये सब पे EM का बेस, अगर बेस EM का अगर क्लियर नहीं है, तो अगर क्लियर नहीं है बेस आपका, तो ये सब बनाना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, है ना। ये अगर क्लियर तो ये सब आपको आसान हो जाएगा थोड़ा। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब स्टैटिक्स के ऊपर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का हम लोग कंडीशन बता चुका हूँ आपको। अगर पॉइंट है, कोई पार्टिकल्स है, तो उसके लिए Fx = 0, Fy = 0 लगाना है। अगर कोई बॉडी है तो उसके लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम फार्मूला क्या होगा, Fx = 0, Fy = 0 और समेशन मोमेंट अलॉन्ग द z एक्सिस = 0 होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एक स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगा। मतलब वो बॉडी रुका हुआ है तभी कहलाएगा, वो रेस्ट कंडीशन में है तभी कहलाएगा। चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं एक आज। चलिए क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन आपको अगर बनाना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, बॉडी को वीडियो क्या कर लेंगे, पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं सॉल्व होगा
अभी सॉल्व हो जाएगा तो आंसर को मैच करेंगे कि हमारा जो आंसर है और आपका जो आंसर है सेम है कि नहीं है। या फिर आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे, आंसर छोड़िए, आंसर क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट जो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, अप्रोच कर रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सही है कि नहीं वो जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए, एक सर्कल है, सर्कुलर बॉडी है, ये क्या कर रहा है, एक वॉल के अगेंस्ट में क्या है, सपोर्ट में रुका हुआ है। तो डायग्राम बहुत ही अच्छा नहीं बनता है मेरा, तो डोंट माइंड। ये है ये, अब कैसे ऐसा कोई चिपके थोड़े रहेगा, कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए ना जी इसको। तो ये एक सेंटर से एक स्ट्रिंग है, सेंटर से क्या हुआ, इसको सपोर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये रेडियस r है और इसका जो वेट है जो दिया हुआ है 100 न्यूटन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, ये जो आपका क्या है, स्ट्रिंग है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग and reaction at B। सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ बॉडी इज इन स्टैटिक, ये लिख देते हैं, इफ बॉडी इज इन स्टैटिक, बॉडी क्या स्टैटिक कंडीशन में है, उस कंडीशन में क्या बोल रहा है, आपको टेंशन निकाल, इसमें कितना टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है, इस रोप में, रोप आ गया या स्ट्रिंग आ गया तो समझ जाओ उसमें हमेशा क्या होगा, टेंशन ही फोर्स। पहले बता चुका हूँ टेंशन ही फोर्स लगता है। अगर आप लोग नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग पुराने क्लासेस एक बार देख लीजिएगा, जिसमें आप लोग बताया गया है कि अगर रोप है तो उसको क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स उसमें लगेगा हमेशा, स्ट्रिंग है तो। और अगर कोई बॉडी है, कोई रॉड है तो उसमें टेंशन भी लग सकता है और कंप्रेशन भी लग सकता है। टेंशन का और क्या बताया था मैं आपको कि ऑलवेज टेंशन फोर्स इज अवे फ्रॉम द बॉडी और कंप्रेशन फोर्स इज टुवर्ड द बॉडी लगता है। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, तो आपको टेंशन फोर्स निकालना है और रिएक्शन फोर्स निकालना है एट द पॉइंट ऑफ बी। कैसे निकालेंगे, अच्छा इससे एक चीज और, लामिस थ्योरम आपको बताना भूल गया हूँ। इस क्वेश्चन बनाने के बाद लामिस थ्योरम से इस क्वेश्चन को बनाएंगे और लामिस थ्योरम बताएंगे वो क्या होता है। चलिए, लामिस थ्योरम का क्या यूज भी है ना, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, लामिस थ्योरम सुने होंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन पहले बनाते हैं, चलो। तो कुल मिला के हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ आरबी और टेंशन टी, दो चीज निकालना है। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इसको देख के बनाएंगे, क्या होता है, किसका फ्री डायग्राम बनाएंगे, इस स्फेरिकल बॉल का, ये सर्कुलर बॉडी का जो भी है ये आप बनाएंगे। ऐसा किया मैंने, गोल, रेडियस आर हमको दिया हुआ था, रेडियस आर लिख लो। अच्छा, और कुछ इसमें वैल्यू दिया हुआ है, स्ट्रिंग का वैल्यू दिया हुआ है। स्ट्रिंग का लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है आपका आर जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर है। जितना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है, इसी इन्फॉर्मेशन से आपको क्या करना है, टेंशन फोर्स निकालना है। अब हम यहाँ से ऐसा करके एक फोर्स शो करेंगे। पहला क्या, देखो हमेशा वेट आदमी छूटता है, इंक्लूडिंग वेट, डब्ल्यू आप लगा लो पहले, सबसे पहले वेट ही लगाओ। रिएक्शन फोर्स यहाँ पे क्या है, लगेगा, क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, सरफेस लगाएगा बॉडी के ऊपर, तो मैंने ऐसा करके सरफेस पे लगा दिया रिएक्शन फोर्स, ठीक, आर बी। ठीक, अब क्या बच गया, टेंशन फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में है, एंगल कितना है नहीं पता, एंगल निकाल लेंगे अभी, ये एंगल कितने एंगल पर लगा नहीं पता, टेंशन फोर्स टी, हमेशा टुवर्ड्स, सॉरी हमेशा अवे फ्रॉम दी बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी का, ये चीज़ आ गया। हम क्या निकाल लिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब हमको एंगल थोड़ा निकाल लेते हैं, ये एंगल कितना बना रहा है, और
एंगल बना निकाल लेते हैं। एंगल मतलब ये अल्फा एंगल है, एंगल निकाल लेंगे। बहुत आसान एंगल निकालना। ये 90 डिग्री है। कैसे एंगल निकालेंगे बताओ। ठीक, अब इसमें हम लोग सर्कल वाला क्वेश्चन है तो मैं कुछ कुछ चीज़ आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ। सर्कल वाला क्वेश्चन बहुत आने वाला है आगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं गोल वाला, है ना, और सपोर्ट वॉल वाला, और बहुत सारे ऐसे ऐसे करके सपोर्ट बने जाते हैं, ये वाला, इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो हम लोग सर्कल में कैसे क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स निकालेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूँ, बहुत लोगों को मालूम होगा, फिर भी जो इनिशियल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं इनको समझ में नहीं आता है उतना, वो हम देखते हैं। चलो, थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं। कुल मिलाकर मैं ज्योमेट्री कहेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक को, मेरे को लगता है कुछ कुछ क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक से मात्र 20% रहता है, 80% ज्योमेट्री ही रहता है। ज्योमेट्री चेक कर लेते हैं आपको गेट वाला कि आपको ज्योमेट्री कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या बोलोगे। तो ये जो आपका हो गया, ये वॉल था। वॉल ही क्या है आपका, एक टेंजेंट का वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, किसका वर्क कर रहा है, ये टेंजेंट का वर्क कर रहा है ये वॉल। और ये जो आपका रेडियस है, जो ये इस पे क्या ऐसा रेडियस ऐसा जाएगा, तो आपको पता होगा, तो रेडियस इज आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। त्रिज्या हमेशा स्पर्जिया पे क्या होती है, लंब होती है। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। जो रेडियस है, जो क्या होगा, त्रिज्या पे क्या होगा जी, सॉरी स्पर्जिया पे, सॉरी रेडियस से जो क्या टेंजेंट पे क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर राइट एंगल पे ही क्या करेगा, उसको कट करता है। आप लोगों को पता है, ये ज्योमेट्री है, नहीं पता तो याद कर लीजिएगा। क्या, द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिज्या जो है स्पर्जिया पे क्या होती है, हमेशा लंब होती है। ये हम लोग को ऐसा कुछ था ये डायग्राम। अब तो एंगल थीटा निकालना है हमको, ये 12 मालूम है, ये हमको 6 मालूम है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप कैसे निकालेंगे बताइए, थीटा कैसे निकालेंगे, कौन सा लगाएंगे, अगर बेस मालूम है और ये क्या है, आधार और कर्ण मालूम है, बेस और हाइपोटेनस मालूम है, तो क्या निकालेगा, कहाँ लगेगा इसमें, कॉस थीटा लगेगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 6/12 होता है, राइट। और कॉस थीटा इक्वल टू कट जाएगा 1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कॉस, इसको क्या लेंगे, कॉस 60, कॉस कॉस कटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। बेसिक से पढ़ा हम एकदम। तो हमको थीटा या फिर अल्फा, अच्छा अल्फा लेके चल दें, वो थीटा बना लो। तो हमको थीटा भी निकल गया यहाँ पे, थीटा इक्वल टू कितना हम निकाल लिया, नहीं दिया था क्वेश्चन में, नहीं दिया था, आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू कितना निकल गया हमारा, 60 डिग्री। कंप्लीट, थीटा भी निकाल लिया हम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब रिएक्शन फोर्स सर यहीं से कहीं पे क्यों लगा सर, और ये ऐसा है, ये जो रिएक्शन फोर्स ये सेंटर से पास होगा कि नहीं होगा, ये सब कंफ्यूजन है। अब बताओ ये बॉडी, अब ये बताओ ये जो बॉडी है जो हम बनाए हैं एलबीडी, ये क्या है, एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। पहले बताओ ये बॉडी है कि पार्टिकल है, सबसे पहले कि बॉडी है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, डायमेंशंस दिए हुए हैं, तो मतलब ये क्या है, डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्या है, बॉडी है। दूसरा नंबर, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट मतलब सारे फोर्स क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ये पॉइंट से सेंटर से तो जा ही रहा है टेंशन और क्या वेट, अब बच गया रिएक्शन फोर्स, इससे पास होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे पता लगाएंगे, उसको बारे में जानते हैं। चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। अब समझ में आ गया आप लोगों को कैसे निकाले हम लोग, क्या थीटा, थीटा निकाल लिए। अब ये रिएक्शन फोर्स को कैसे पता है, सबसे क्या पता था कि रिएक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के क्या होगी, वो उसके ऊपर 90 डिग्री बनाएगी, पता था आपको। तो ये जो आपको मान लो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ किसका, वॉल का, तो वॉल पे तो हमको पता चल गया, ऐसा लगेगा उल्टे इधर लगाएंगे तो इसको उल्टे डायरेक्शन में ये 90 बनाएगा। अब ये सरफेस पर कैसे पता लगाएंगे कि क्या होगा, ये सरफेस तो सॉरी सर्कल पर कैसे पता लगाएंगे, इसका सर्कल तो क्या होता है, ये तो कर्वेचर होता है, इस पर 90 कैसे आप कैसे ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री है ना, ये तो क्या है, ये कोई सरफेस तो नहीं है भाई,
इस पे 90 डिग्री कैसे लगाएंगे आप? तो हमेशा सर्कल के केस में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, एक अब इसको 90 डिग्री, अब इस पे कोई एंगल 90 डिग्री पर इसको कोई ड्रॉ करना है आपको लाइन, तो आप क्या करते हैं, एक यहीं पे क्या इमेजिन कर लेते हैं, एक टेंजेंट है ना। अब इसके ऊपर 90 डिग्री आप बनाएंगे, मगर इस पॉइंट पर अगर लग रहा है रिएक्शन, तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे क्या खींचेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे और उसके पे क्या लगाएंगे आप, रिएक्शन 90 डिग्री पर रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। इमेजिन करेंगे आप यहाँ पर टेंजेंट है और 90 डिग्री तो रिएक्शन फोर्स आर। तो इस पे क्या कर रहा है, ये सर्कल सी है, अगर ये टेंजेंट पे ये भी क्या है 90 डिग्री पे है और रेडियस भी क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, इसका मतलब कि क्या है, ये फोर्स क्या है, ये रेडियस के अलोंग ही है। समझ में आ रहा है ना, रेडियस भी क्या होता है, इस पे लंब होता है, और रिएक्शन फोर्स भी क्या है, इस टेंजेंट मान के चल रहे हैं इस पॉइंट पे, वो भी क्या हो रही है, इस पे 90 डिग्री बना रही है, ये भी 90, ये भी 90। मतलब क्या है कि जो रिएक्शन फोर्स अलोंग दी रेडियस है, रेडियस के ही लाइन में है, और रेडियस कहाँ से पास होता है, सेंटर से। इससे पता चलता है कि रिएक्शन फोर्स भी कहाँ से पास होगा, हमारे सेंटर से पास होगा। इससे हमको समझ में आ गया। तो ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, मतलब तीनों फोर्स क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, तीनों फोर्स क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। समझ में आ गया, क्योंकि रिएक्शन फोर्स क्या होता है, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, और सरफेस हमारा कर्वेचर है, इसमें हम नॉर्मल नहीं खींच सकते हैं। तो हम एक जिस पॉइंट पे लग रहा है उसी पॉइंट पे हम लोग क्या खींच लेंगे, एक क्या खींच लेंगे, टेंजेंट खींच लेंगे। उस टेंजेंट पे हम लोग क्या लगाएंगे, 90 डिग्री पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। 90 डिग्री पे ये भी है और रेडियस भी क्या होता है, 90 डिग्री भी होता है। दोनों एक ही डायरेक्शन, एक ही एंगल पे है, इसका मतलब उसी टेंजेंट से ना, इसी टेंजेंट से भी 90, ये भी 90, और एक ही पॉइंट पे है, इसी पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग समझ जाएंगे ये जो फोर्स है अलोंग द रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, हमेशा किससे पास होता है जी, सेंटर से पास होता है। तो रिएक्शन फोर्स सेंटर से पास हो रहा है, इससे पता चल गया। अब मान लो ऐसा कोई ऐसा रखा हुआ था बॉडी, तो ये भी क्या होगा, सेंटर से ही पास होगा। ये सेंटर अगर है तो ये सेंटर से पास होगा। क्यों, कि वही बात, फिर यहाँ अब ये हम यहाँ हटा देते हैं किसको, वॉल को। अब ये टेंजेंट इमेजिन करते हैं, वॉल भी क्या है, टेंजेंट का ही तो काम कर रहा है ना। अब ये वीडियो बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वॉल को हटा देंगे, वॉल को हटा, दीवार हटा दी, अब टेंजेंट इमेजिन किए, ये वॉल ही है, समझ लो टेंजेंट क्या वॉल का ही काम कर रहा था। अगर उस पर अगर लंब है, उस पर अगर सरफेस अगर 90 डिग्री बना रहा है, तो इस सरफेस से भी 90 डिग्री बनाएगा वो। तो हम ये सर्कल होने के कारण यहाँ पे हम क्या मान लिए, एक टेंजेंट मान लिए, उसको 90 डिग्री पे क्या किए, रिएक्शन फोर्स लगाए। वो भी क्या होगा, ये रेडियस भी क्या होता है, इस पे लंब होता है, वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों एक ही लाइन में हो जाएंगे। अतः ये भी क्या होगा, फाइनली ये भी सेंटर से ही पास होगा। तो कुल मिला के कोई भी सर्कल अगर कोई फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ है, तो वो हमेशा उसका रिएक्शन फोर्स कहाँ से पास होगा, सेंटर से ही पास होगा। ये एक तरीका है पता करने का कि बॉडी सेंटर से पास होगा कि नहीं, रिएक्शन फोर्स सेंटर से जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, अब मान लो कभी कभी क्या होता है, दो सर्कल है ये शेप से, है ना। अब इसका सर रिएक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, दो सर्कल अगर दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं इसी पॉइंट पे, ये इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन फोर्स, कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, और कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे क्या लगता है, रिएक्शन फोर्स लगता है, ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस लगता है। इसका फिर बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो समझ लो क्या कैसा क्वेश्चन आते रहेगा आपके पास। अब इसका पहले इसका बनाते हैं ए का, तो इसका वेट दिखाएंगे, और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, रिएक्शन। इसी पॉइंट पे क्या कर रहा था, सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट दिखाएंगे यहाँ पे। चलिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम का वीडियो रुक गया था, आगे बढ़ते हैं। ये कोई दो सर्कल है, ये ऐसे करके है, या फिर ऐसे करके कोई सपोर्ट पे क्या हुआ है, ये रुका हुआ है ऐसे, है ना। अब पॉइंट ए, पॉइंट बी और ए पे तो आप तुरंत निकालेंगे रिएक्शन। पॉइंट सी पे कैसे रिएक्शन निकालेंगे, दो पॉइंट ए और बी पे निकालना तो बता दिया मैं आपको, सी पॉइंट पे लगाना है, तो कैसे पता चलेगा। अब दो सरफेस यहाँ मीट कर रहे हैं, अब मान लो वीडियो बनाते हैं इसका, तो ये दोनों सरफेस क्या हो रही है, इस पॉइंट पे क्या मिल रहे हैं, सी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो क्या होगा, हमेशा सरफेस से क्या होगा, नॉर्मल होगा। और नॉर्मल क्या है, ये तो हमारा कर्वेचर है, वो फ्लैट सरफेस नहीं है जो आप क्या खींचते हैं, उस पर नॉर्मल कोई खींचते हैं या परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ किए, उसके ऊपर क्या है 90 डिग्री पे क्या लगा दिए, फोर्स लगा दिए, है ना। अब वो क्या होगा, ये सेंटर है मान लो, तो ये भी रेडियस से भी क्या होगा 90 डिग्री पे होता है, तो ये भी कुल मिला के कहाँ जाएगा, अलोंग दी रेडियस और सेंटर से ही पास होगा। वही दूसरे सर्कल के लिए वही हाल है,
इसमें यही कॉमन टेंजेंट है, ये क्या कॉमन टेंजेंट है, ये वो कुल मिला के वही टेंजेंट है, इस पे ये उल्टे डायरेक्शन में आर लगेगा, फिर वही आर सी है ना, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और इसका भी सर्कल का सेंटर ओ है मान लो, तो ओ से क्या होगा, रेडियस जो जाएगी उस पर भी क्या वो भी 90 डिग्री पे होगा, तो भी अलोंग दी रेडियस। तो कुल मिला के जो है इसका रिएक्शन आर भी क्या होगा, सेंटर से पास होगा O1, और इसका रिएक्शन भी क्या होगा O2, सेंटर से ही पास होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जब भी दो सर्कल भी मीट करेगा तो भी उसका रिएक्शन फोर्स सेंटर से ही क्या होगा, पास होगा। और अगर कोई फ्लैट सरफेस पर रखा है कोई सर्कल, तो उसका जो रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा, सेंटर से ही पास होगा। फ्लैट सरफेस पे मतलब वो टेंजेंट का वर्क करना चाहिए, है ना। तब चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब ये बॉडी क्या है, नॉन कॉन्करेंट कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में पता चल गया क्यों, क्योंकि टी भी सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर मान लो ओ है, वेट भी सेंटर से पास होगा, साथ ही साथ रिएक्शन फोर्स आर भी क्या होगा, सेंटर से ही पास होगा। ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। इसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, इफ द बॉडी इज स्टैटिक कंडीशन, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0। तो आपको क्या निकालना है, पहले टेंशन फोर्स निकालना है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा बताइए, पहले एफ एक्स लूँ कि एफ वाई लूँ। तो आप ये क्वेश्चन आप जब सॉल्व करना शुरू करें तब आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले कौन सा इक्वेशन है, क्या पहले सॉल्व करें, पहले टेंशन के लिए सॉल्व करें कि रिएक्शन फोर्स के लिए सॉल्व करें। अब देखो आपके जो इसमें दो अननोन है, टी और आर, अननोन क्या सिर्फ एक है। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल, अब देखो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करें, जल्दी फास्ट बनाना है, सिर्फ बनाना ही नहीं है, फास्ट भी बनाना है। कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करें, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्स को लेते हैं तो क्या क्या फोर्स आएगा, एक आर बी आएगा और दूसरा एक टी आएगा। तो दोनों अननोन है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्स पहले ले लेते हैं तो क्या होगा, हमारा बनेगा नहीं, तो दूसरा आपको लेना पड़ेगा आर वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या क्या है, एक तो टी है नॉन फोर्स जो कि वाई डायरेक्शन में लगेगा, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा 100 है, तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में सिर्फ एक ही अननोन है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी जल्दी निकल जाएगा ना। तो हम लोग क्या सोचेंगे, तुरंत क्वेश्चन देखा बाद में धीरे क्वेश्चन बनाने से समझ में आ जाएगा, पहले हम लोग क्या क्या सॉल्व करें, ताकि आपको क्या है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया आने लगेगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर, कैसे फास्ट सॉल्व करें। मैं तुरंत अब देख के समझ में आ गया मेरे को कि तुरंत मैं वाई डायरेक्शन में फोर्स को क्या लूंगा, तो मेरा टी का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में सिर्फ टी का वैल्यू पूछा रहता, आर भी पूछा ही नहीं रहता, तो उस कंडीशन में आप एफ एस लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा एफ वाई लगाया और आंसर आ गया, राइट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, समेशन, अब ये दो आएगा कि क्या है, पार्टिकल है, सॉरी ये क्या है आपका बॉडी है, और ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का ये होता है फार्मूला स्टैटिक के लिए, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ आई इक्वल टू 0, क्या कि बॉडी स्टैटिक में है तो समेशन एक्स डायरेक्शन फोर्स 0 होगा, वाई डायरेक्शन में भी क्या होगा, फोर्स 0 होगा। तो समेशन एफ एक्स एफ आई लिखना पाता ही है, तो समेशन एफ वाई पहले निकालते हैं। चलो 0, समेशन एफ वाई कैसे निकालेंगे, अब टी का क्या है, ये ऊपर वाले कंपोनेंट क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो टी साइन 60, ऊपर डायरेक्शन में तो प्लस। अगर आपको पहले जैसा आपको थोड़ा आसान करना तो मैं क्या बताया था, यहाँ पे क्या मान लो, ओरिजिन मान लो, कोऑर्डिनेट मान लो, तो आपको समझ में आएगा डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। यहाँ मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसको पार्टिकल बना देता हूँ, यहाँ से टी करता हूँ, यहाँ से 100 करता हूँ, ये टी, और ये क्या हो जाएगा, देखो कौन से कोऑर्डिनेट में, इसी इसके एरो के लास्ट पॉइंट पे क्या बना दो, कोऑर्डिनेट बना, तब समझ में आ जाएगा कि ये क्या जा रहा है, ऑर्डिनेटली टुवर्ड द माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है माइनस। तो आप इसको आराम से यहाँ पे इमेजिन कर लोगे तो आराम से ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हैं आरबी। कुल मिला के ये फोटो है, कुल मिला के क्या है ये, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। सिंप्लीफाई कर दिया मैं डायग्राम को, अब आपको आराम से समझ में आ रहा है। ये आपको दिया हुआ है कितना, 60। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। तो आपको समझ में नहीं आता आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत, देख के बता दोगे कि हॉरिजॉन्टल माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस आर, सॉरी एफ आई ले रहे हैं ना हम लोग, सॉरी, तो एफ आई ऊपर आ गया, नीचे क्या है माइनस 100 इक्वल टू 0, तो टी साइन 60 बराबर 100, टी बराबर 100 बाई साइन 60। वैल्यू कितना होगा इसका,
कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा टी बराबर, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, कैलकुलेटर में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 100√3/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसका हो जाएगा आंसर टी बराबर 200/√3। कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना। तो टेंशन फोर्स निकल गया 200/√3 न्यूटन, टी निकल गया। अब हमको एक टी वैल्यू में चल गया, तो अब हम लोग क्या लेंगे, एफ लेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, टी हमारा निकाल के रख देते हैं 200/√3। कैलकुलेटर में बताना मेरे कमेंट में कि पॉइंट्स में कितना आंसर है। पॉइंट्स में उत्तर आएगा, गेट में लिखे रहता है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आपको बताना है, 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो आप लोग को लिख सकते हैं वो जितना भी आंसर आएगा डेसिमल प्लेस से। तो ये बहुत ही गेट में शायद ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो टेंशन फोर्स तुरंत निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग निकालेंगे क्या है, रिएक्शन फोर्स। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, समेशन Fx इक्वल टू 0। देखो इस अब टी का जो है कॉस कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल में कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, कॉस कंपोनेंट। तो टी कॉस 60 माइनस आर क्या उधर जा रहा है माइनस की तरफ, आर इक्वल टू 0। आपको कोई फोर्स तो है नहीं, बस 2 ही फोर्स है एक्स डायरेक्शन के लिए। तो टी, तो हम आर बराबर क्या हो जाएगा, आर उधर ले जाते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा टी कॉस 60। टी की वैल्यू निकल चुका है, क्या है 200/√3। कॉस 60 वैल्यू क्या होता है 1/2, तो कट जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 100/√3 न्यूटन। ठीक है, (100/√3). तो हम लोग क्या निकाल लिए, आर भी निकाल लिए, आरबी भी निकाल लिए, ये आरबी है, आरबी भी निकाल लिए और टेंशन फोर्स भी निकाल ली। तो किए क्या हम लोग, कुछ नहीं किया, समझ गए कि बॉडी क्या स्टैटिक में है, तो स्टैटिक वाला फार्मूला लगेगा F इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0। इसमें रिजल्टेंट फोर्स वगैरह कुछ नहीं निकालना है, याद रखना, रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकालना है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अब इसमें हमको स्टैटिक का क्वेश्चन सॉल्व कर, बोला गया है कि ये बॉडी जो सिस्टम है ये स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। इसको रेस्ट कंडीशन अगर में है बॉडी, अगर ये स्ट्रिंग के द्वारा क्या हो रहा है, सपोर्टेड है वॉल के द्वारा, तो आपको इसमें पूछा हमसे क्या है, इसमें स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स क्या होगा, जनरेट होगा। दूसरा, व्हाट विल बी द रिएक्शन फोर्स एट द पॉइंट कॉन्टैक्टिंग पॉइंट बी। 2 चीज़ पूछा था। तो हम लोगों ने क्या किया, फटाफट से FBD बनाया, ज्योमेट्री से एंगल निकाल लिया, रिएक्शन फोर्स शो किया, सपोर्ट सारा हटा दिया, वेट शो किया, टेंशन फोर्स शो किया। समेशन FY डायरेक्शन में हम लोग क्या लिए, 0 लिए, क्योंकि क्या है बॉडी स्टैटिक कंडीशन में, तो Y डायरेक्शन में भी कोई कंपोनेंट नहीं होगा, 0 होगा, और X डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं होगा। और फोर्स होता तो क्या मूव करने लगता है ना भाई डायरेक्शन में, फोर्स नहीं है तभी तो स्टैटिक है, वो भी क्या होगा 0 होगा। फार्मूला हम लोग कॉन्स्टेंट फोर्स सिस्टम का लगाए, क्योंकि सारा फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहा था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है इतना। कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट भी रहता तो भी तो वही आता है, F इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0। समेशन मोमेंट इक्वल टू 0 और एक्स्ट्रा आता है ना, उसको जरूरत पड़ता तब, नहीं जरूरत पड़ता तो वही फार्मूला से सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग क्या निकालिए, अब टी निकाल लिए, आर निकाल लिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या करता है, अब ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम, लेकिन ये क्वेश्चन गेट में बहुत लोग आंसर गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। इसी में क्वेश्चन में क्या थोड़ा ट्विस्ट कर क्या बोल देता, क्वेश्चन में आर और बी नहीं पूछता, सॉरी वैल्यू नहीं पूछता, क्या पूछता सीधा, फाइंड द रेशियो ऑफ रिएक्शन फोर्स एट बी टू टेंशन फोर्स, है ना। कोई मिला के पूछता RB रेशियो T अप टू 2 डेसिमल प्लेस, या फिर कोई भी ये पूछ देता आंसर। फाइंड द रेशियो, रिएक्शन नहीं है रे, रेशियो है, रेशियो पूछ देता। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिएक्शन फोर्स टू द टेंशन फोर्स, RB इज टू T। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर खाली स्थान छोड़ देता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में सर्च कराता है, ऑप्शन नहीं दे रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रहता है। व्हाट इज द आंसर क्या होगा इसका,
भाई रेशियो पूछ दिया, अब क्या करें, अब क्या करें, कई लोग इसमें डर जाते हैं। कुछ डरने वाली बात नहीं है, आरबी निकालो, टी निकालो, दोनों को भाग दे दो। क्या करोगे, भाग दो दोनों को ऐसे, तो क्या हो जाएगा 100/√3 और 200/√3। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है अब तो, खत्म हो गया, ये कट गया 100 बाई, ये भी कट गया 1/2, 1/2 क्या लिखेंगे 0.5, आंसर 0.5, खत्म। तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखो कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। क्वेश्चन सेम वही रहता है, बेस कहेगा हमेशा क्वेश्चन तो स्टैटिक से ही आना है, फार्मूला FX/FI ही लगना है, तो हर बार गेट कैसे थोड़ा डिफरेंट करेगा, यही सब करता है। कुछ डायग्राम में चेंजेस कर देगा, कुछ अलग से एक और सपोर्ट यहाँ से ऐसा कुछ लगा देगा, इधर लो ये रॉड लगा देगा ऐसे, है ना, ऐसा कुछ उसमें एडिटिंग कर देगा। साथ में इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के रिएक्शन का रेशियो पूछ देगा, है ना, तो 0.5 इसका आंसर है। तो ऐसी कुछ कुछ क्या कहते हैं क्रिएटिविटी करता है गेट, और आपका क्रिएटिविटी आपका भी चेक करता है आप कितना क्रिएटिव है ना। तो आप ऐसा करके सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है। चलिए इससे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप भी क्वेश्चन लगाइए, अब तो बहुत कुछ जान गए आप लोग। कहाँ लगाइए क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन देखिए, साथ ही साथ बहुत सारे मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बुक्स हैं, उनसे क्वेश्चन पढ़िए, नोट्स से क्वेश्चन बनाइए। जहाँ से आपको अब स्टैटिस्टिक्स तक पढ़ लिया, आप तो स्टैटिस्टिक्स तक फिक्शन में पढ़ लिया, तो जहाँ तक आपको क्वेश्चन मिल रहा है हर जगह से क्वेश्चन उठाइए, हर कोई बुक्स उठाइए, सॉल्व करिए। पहले आंसर मत देखिए, पहले पूरा अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिए एज पर दे नोट्स। आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वीडियो, आप एक काम पे नोट्स बनाते जाइए शॉर्टकट्स में, उस हिसाब से उस क्वेश्चन को क्या करेंगे अप्रोच करिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। नहीं हो रहा है 2-3 बार 4 बार सॉल्व किए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए, है ना। यही नहीं कि एक बार ट्राई किए नहीं बना तो तुरंत सोल्यूशन देखने लगे। 2-3 बार ट्राई करिए, आंसर लाइए, उसको आंसर मैच करिए, आंसर मैच नहीं होता तो आपको सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ हो वो आप देखिए, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन जैसे बनाता हूँ, जैसे क्वेश्चन दिया तो आप लोग आगे लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, अभी नहीं थोड़ा आप प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा समझ लेंगे तब उसके बाद से पॉज कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने देखिए, नहीं होता तो वीडियो देखिए फिर से, आपने कहाँ कहाँ गलत किया। हो सकता है आप आंसर सही ले आए, लेकिन हो सकता है कॉन्सेप्ट आप गलत लगा रहे हो। आंसर कभी कभी सही आ जाता है, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, आंसर सही आता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट गलत लगा रहे हो। तो कॉन्सेप्ट मेन क्या है, कॉन्सेप्ट और जो तरीका है ना वो सही होना चाहिए। भले आपका आंसर गलत सही जो तो अलग चीज़ है, अप्रोच आपका सही है तो गेट बहुत आसान क्वेश्चन आता है। अप्रोच अगर आपको सही रखेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा सही। चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। चलिए।